श्रद्धा वाकर का जन्म 1996 में हुआ था। वह महाराष्ट्र के वसई इलाके की रहने वाली थी। श्रद्धा एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार था और उसने हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्रद्धा ने ग्रेजुएशन के लिए मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। वह एक रचनात्मक और आत्मनिर्भर लड़की थी जिसे घूमने फिरने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। श्रद्धा की मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से डेटिंग ऐप बम्बल पर हुई थी। आफताब मुंबई का रहने वाला था और वह एक फूड ब्लॉगर था। वह खाना बनाने और फोटोग्राफी का शौकीन था। दोनों की बातचीत ऐप पर शुरू हुई और जल्दी ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। कुछ महीनों के अंदर ही श्रद्धा और आफताब ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। श्रद्धा को लगा कि आफताब उसे समझता है और दोनों के विचार काफी मिलते जुलते हैं। यही वजह थी कि वह उसके साथ समय बिताने लगी और धीरे धीरे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। श्रद्धा और आफताब का रिश्ता रोमांटिक था। वे अक्सर मुंबई में साथ घूमते, नए रेस्तरां में खाना खाते और साथ में तस्वीरें खिंचवाते। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें यह दिखाती थीं कि वे एक खुशहाल जोड़ी हैं। श्रद्धा को शुरू से ही अपने माता पिता की सख्ती का सामना करना पड़ा था। जब उन्होंने आफताब के साथ उसके रिश्ते के बारे में सुना तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने श्रद्धा को चेतावनी दी कि वह आफताब से दूर रहे, लेकिन श्रद्धा अपने प्यार के लिए अडिग थी। श्रद्धा के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि वे आफताब के बैकग्राउंड को लेकर चिंतित थे, लेकिन श्रद्धा ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद आफताब के साथ रहने का फैसला किया। कुछ समय बाद श्रद्धा ने घर छोड़ दिया और आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। पहले वे मुंबई में ही एक अपार्टमेंट में साथ रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। 2022 में श्रद्धा और आफताब ने दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया। दोनों ने मेहरौली में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दिल्ली में आने के बाद श्रद्धा को लगा कि अब वह अपने रिश्ते को पूरी तरह से जी पाएगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला बन जाएगा। श्रद्धा वाकर और आफताब पूनावाला की प्रेम कहानी, जो एक खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुई थी, धीरे धीरे एक भयानक बुरे सपने में बदलने लगी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे उनका रिश्ता प्यार से कड़वाहट और फिर हिंसा की ओर बढ़ता गया। दिल्ली में शिफ्ट होने के कुछ ही महीनों बाद श्रद्धा को एहसास होने लगा कि आफताब का व्यवहार बदल रहा है। मुंबई में वह हंसमुख और केयरिंग था, लेकिन दिल्ली आने के बाद वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। आफताब को श्रद्धा के दोस्तों से बात करना पसंद नहीं था। वह उस पर शक करने लगा और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगा। श्रद्धा, जो हमेशा खुले विचारों की लड़की थी, अब डर डर कर रहने लगी थी। शुरुआत में श्रद्धा ने इसे सामान्य कपल फाइट समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती चली गई। पहली बार जब आफताब ने श्रद्धा पर हाथ उठाया, वह हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिसे वह इतना प्यार करती थी, वही उसके साथ ऐसा कर सकता है। एक दिन एक छोटी सी बहस के दौरान आफताब ने श्रद्धा को थप्पड़ मार दिया। उसने माफी मांगी और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन यह झूठ निकला। धीरे धीरे मारपीट बढ़ती गई और श्रद्धा इस रिश्ते में फंसती चली गई। श्रद्धा के दोस्तों को भी इस बात की भनक लगने लगी थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वह आफताब को छोड़ दे, लेकिन वह हर बार किसी न किसी वजह से उसके पास लौट आती। श्रद्धा के माता पिता पहले ही उसके इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जब उसने घर छोड़ दिया तो उन्होंने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया। आफताब को यह बात पसंद थी कि श्रद्धा का उसके परिवार से कोई संपर्क नहीं था। वह उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था और इसीलिए उसे परिवार से दूर रखने लगा। श्रद्धा अंदर से टूटने लगी, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था। अब वह पूरी तरह आफताब पर निर्भर थी, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी।
श्रद्धा को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह रिश्ता अब जहरीला हो चुका है। उसने कई बार आफताब से रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे मनाकर वापस बुला लेता। कभी प्यार तो कभी धमकियों का सहारा लेकर वह उसे अपनी जिंदगी में बनाए रखता। श्रद्धा अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। श्रद्धा के कुछ दोस्तों ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की। उसने अपने एक दोस्त को बताया कि आफताब उसे मार सकता है। दोस्त ने उसे पुलिस में जाने की सलाह दी, लेकिन वह डर गई। वह सोच रही थी कि अगर वह आफताब को छोड़ देगी तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। श्रद्धा के मन में डर घर कर गया था, लेकिन वह शायद नहीं जानती थी कि उसका सबसे बड़ा डर जल्द ही हकीकत में बदलने वाला था। श्रद्धा वाकर और आफताब पूनावाला का रिश्ता अब पूरी तरह जहरीला बन चुका था। आए दिन झगड़े, गाली गलौज और मारपीट आम हो गई थी। श्रद्धा इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन आफताब उसे जाने नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस एपिसोड में हम उस खौफनाक रात की कहानी बताएंगे जब श्रद्धा की हत्या हुई। 2022 की गर्मियों में श्रद्धा ने आखिरी बार अपने दोस्तों से बात की थी। उसने बताया था कि वह आफताब से तंग आ चुकी है और जल्द ही उसे छोड़कर अलग रहने वाली है। श्रद्धा ने अपने कुछ दोस्तों को मैसेज किया था कि वह अब और इस रिश्ते में नहीं रह सकती। उसने एक दोस्त को फोन कर कहा था कि आफताब उसे मार सकता है, लेकिन वह डर के कारण पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। श्रद्धा को अंदाजा नहीं था कि आफताब उसके खिलाफ कुछ भयानक प्लान कर रहा था। 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली में स्थित फ्लैट में श्रद्धा और आफताब के बीच एक और झगड़ा हुआ। यह झगड़ा पहले की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन इस बार इसका अंजाम कुछ और ही था। श्रद्धा ने आफताब पर आरोप लगाया कि वह उसे धोखा दे रहा है। आफताब को गुस्सा आया और दोनों के बीच बहस बढ़ गई। गुस्से में आफताब ने श्रद्धा को धक्का दिया, जिससे वह गिर गई। फिर उसने श्रद्धा का गला दबा दिया और तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गईं। आफताब के लिए यह एक क्षणिक गुस्सा नहीं था, यह एक सोची समझी हत्या थी, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था कि अगर श्रद्धा उसे छोड़ने की कोशिश करेगी तो वह उसे मार देगा। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब को समझ नहीं आ रहा था कि वह शव का क्या करे। अगर वह लाश को कहीं फेंकता तो पुलिस उसे पकड़ सकती थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। आफताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटने का फैसला किया। उसने एक नया फ्रिज खरीदा ताकि शव के टुकड़ों को सड़ने से बचाया जा सके। अगले 18 दिनों तक वह रात में इन टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह भी सुनिश्चित किया कि श्रद्धा के फोन से कभी कभी व्हाट्सएप मैसेज भेजे जाएं, ताकि लगे कि वह अभी भी जिंदा है। आफताब ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने श्रद्धा के खून से सने कपड़े और अन्य सामान जला दिया। फ्लैट को अच्छे से साफ किया ताकि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस न बचे। सोशल मीडिया पर श्रद्धा की मौजूदगी दिखाने के लिए उसके अकाउंट से मैसेज भेजे, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकता था। श्रद्धा के पिता को महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। जब उन्होंने आखिरी बार श्रद्धा से संपर्क किया था, तब वह दिल्ली में थी। जब श्रद्धा ने अपने परिवार से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और आफताब को हिरासत में लिया। पूछताछ में आफताब ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद आफताब पूनावाला को लगा कि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया था। फोन से मैसेज भेजकर यह दिखाने की कोशिश की कि श्रद्धा जिंदा है और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा था। लेकिन हकीकत यह थी कि सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकता। श्रद्धा के पिता विकास वाकर को महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। आखिरी बार जब उन्होंने श्रद्धा से बात की थी, तब वह दिल्ली में थी। जब श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि वह काफी समय से गायब है,
तो उसके पिता ने 6 अक्टूबर 2022 को मुंबई पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विकास वॉकर को आफताब पर पहले से ही शक था। जब श्रद्धा ने परिवार से बातचीत बंद कर दी तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। श्रद्धा के दोस्तों ने भी बताया कि वह आफताब से परेशान थी और उसे छोड़ना चाहती थी। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। जब पुलिस आफताब के पास पहुंची तो उसने दावा किया कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके जवाब संदिग्ध थे। पुलिस जब आफताब से पूछताछ करने लगी तो उसने कई बार अपने बयान बदले। पहले उसने कहा कि श्रद्धा दिल्ली छोड़कर कहीं और चली गई। फिर उसने कहा कि श्रद्धा का उससे झगड़ा हुआ था और वह बिना बताए चली गई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई तो वह घबरा गया। पुलिस को आफताब की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जांच के दौरान पुलिस ने श्रद्धा के फोन लोकेशन और बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकालनी शुरू की। यहीं से पहला बड़ा सुराग मिला। श्रद्धा के फोन का आखिरी लोकेशन मेहरौली में था, यानी वह कहीं गई नहीं थी। उसके बैंक अकाउंट से कई महीनों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जबकि वह नौकरी कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि श्रद्धा के बैंक से आफताब के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। यह दर्शाता था कि आफताब उसके फोन का इस्तेमाल कर रहा था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि श्रद्धा के साथ कुछ अनहोनी हुई है। जब पुलिस ने आफताब से सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने 35 टुकड़े किए और उन्हें धीरे धीरे मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। उसने एक फ्रिज खरीदा था जिसमें उसने शव के टुकड़े स्टोर किए थे। वह रोज आधी रात को जंगल में जाता और थोड़े थोड़े टुकड़े फेंक कर वापस आता। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अब पुलिस के सामने चुनौती थी। आफताब ने कबूल कर लिया था, लेकिन अदालत में यह साबित करना जरूरी था। इसके लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। मेहरौली जंगल से हड्डियां बरामद की गईं और डीएनए टेस्ट के लिए भेजी गईं। श्रद्धा के पुराने कपड़े आफताब के घर से मिले, जिनमें खून के निशान थे। गूगल सर्च हिस्ट्री से पता चला कि आफताब ने शव के टुकड़े करने के तरीके खोजे थे। आफताब के फोन लोकेशन से यह साबित हो गया कि वह कई रातों तक मेहरौली के जंगलों में जाता रहा था। अब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे। जब यह मामला मीडिया में आया तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर श्रद्धा ट्रेंड करने लगा। श्रद्धा के परिवार और दोस्तों ने कड़ी सजा की मांग की। महिलाओं की सुरक्षा और लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ती हिंसा पर बहस छिड़ गई। श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक निर्दोष लड़की जिसे प्यार के नाम पर धोखा, हिंसा और अंत में मौत मिली। पुलिस की जांच में आफताब का अपराध साबित हो चुका था, लेकिन असली लड़ाई अब कोर्ट में थी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे यह केस आगे बढ़ा, आफताब को क्या सजा मिली और इस घटना ने समाज पर क्या प्रभाव डाला। पुलिस के पास आफताब के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की ही थीं। आफताब की गूगल सर्च हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शन और लोकेशन डेटा ने उसके अपराध को और पुख्ता किया। हत्या के कबूलनामे के बावजूद कोर्ट में मजबूत कानूनी लड़ाई जरूरी थी ताकि आफताब को सख्त से सख्त सजा मिले। पहली सुनवाई में ही आफताब ने बयान बदलने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक सबूतों ने उसे झूठा साबित कर दिया। आफताब के वकील ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने गुस्से में यह हत्या कर दी। अदालत ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाया, लेकिन रिपोर्ट में साफ था कि वह पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ था। उसने हत्या को छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, जिससे यह साफ था कि यह अपराध पूर्व नियोजित था। उसकी कोई पछतावे वाली मानसिकता नहीं थी। वह पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोलता रहा था। इसलिए अदालत ने उसकी मानसिक बीमारी की दलील को खारिज कर दिया। लगभग 1 साल तक केस चला। देश भर की नजरें इस केस पर थीं। आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि यह एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, सबसे जघन्य मामला है। श्रद्धा के परिवार और पूरे देश ने इस फैसले का स्वागत किया। इस फैसले ने यह संदेश दिया कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस केस ने कई बड़े मुद्दों पर बहस छेड़ दी। श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन में थे, लेकिन कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी। यह सवाल उठा कि क्या लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए अलग सुरक्षा कानून होने चाहिए। श्रद्धा को बार बार आफ्ताब से हिंसा झेलनी पड़ी, लेकिन उसने पुलिस में शिकायत नहीं की। इस केस के बाद घरेलू हिंसा हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा कानूनों पर फिर से चर्चा शुरू हुई। आफ्ताब को पकड़ने में डिजिटल एविडेंस, लोकेशन डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन, गूगल सर्च हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। पुलिसिंग और फॉरेंसिक साइंस में तकनीक के बढ़ते महत्व पर जोर दिया गया। इस केस ने पूरे भारत में गुस्सा और जागरूकता दोनों फैलाई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर श्रद्धा ट्रेंड करता रहा। श्रद्धा के नाम पर कई जगह महिला सुरक्षा अभियान शुरू किए गए। लोगों ने मांग की कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कानून बनाए जाएं। श्रद्धा की कहानी दर्दनाक थी, लेकिन इसने समाज को बहुत कुछ सिखाया। पहला, महिलाओं को हिंसक रिश्तों से बाहर निकलने के लिए जागरूक रहना होगा। दूसरा, परिवारों को अपने बच्चों के रिश्तों को समझने और सही समय पर समर्थन देने की जरूरत है। तीसरा, कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। श्रद्धा को वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए मिला न्याय यह सुनिश्चित करता है कि उसकी कहानी बेकार नहीं जाएगी। आज भी श्रद्धा की कहानी हमें एक चेतावनी देती है। प्यार के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को सहन मत करो। समय रहते आवाज उठाओ ताकि किसी और की श्रद्धा बनने से पहले उसे बचाया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? शहजादी को झूठे केस में फांसी मिली थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लोगों को ऐसी क्राइम स्टोरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द जी किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।